हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको हटाने का प्रस्ताव का नोटिस विपक्षी सांसदों ने दिया है संसद में। तो इस पर न्यूनतम कितने सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं? चूंकि पहली बार दिया गया है ये नोटिस, तो इसलिए इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों का सिग्नेचर अनिवार्य होता है। तो देखिए, संसद का बजट सत्र चल रहा है और उसी के दौरान मार्च में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है या कहें उनको पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है। ठीक है, और नोटिस पर टोटल 193 सांसदों ने सिग्नेचर किए हुए हैं। इसमें लोकसभा के 130 हैं और राज्यसभा के 63 हैं, 63 हैं। और भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए औपचारिक नोटिस संसद में पेश किया गया है। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न लेते हैं, फिर और डिटेल में बात करते हैं। इससे रिलेटेड जो संवैधानिक स्थिति होती है, कैसे हटाया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, सब कुछ। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर यानी या कहिए समान प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर क्या होगा? आर्टिकल 324 और उसका 5वां जो हिस्सा है उसमें ये साफ तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर तो उन सबको हटाने की प्रक्रिया का डिटेल उसमें दिया हुआ है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए या कहें इम्पीचमेंट मोशन उसके लिए नोटिस जारी किया है, नोटिस पेश किया है संसद में। ओके, तो ये महत्वपूर्ण ये बात इस बार की हो रही है। अब सवाल होगा कि आखिर क्यों हटाना चाहता है विपक्ष या कहें इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं या उसके जो दल हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त को? तो ये कहा गया है, मतलब दुर्व्यवहार और पक्षपात उसका आरोप लगाया गया है इन पर। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पद पर रहते हुए एक राजनीतिक दल के पक्ष में, मतलब इशारा बीजेपी की ओर है, उस तरफ झुकाव दिखाया और चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो प्रभावित हुई। विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव आयोग के जो कुछ फैसले हैं उससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। और उसमें जिक्र एसआईआर का भी है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण या कह संशोधन, उसको लेकर भी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इसमें अनियमितताएं हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया है इसमें। नोटिस में सीईसी पर यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आचरण पर जो है ना उसको जो है ना प्रोवाइड मिसबिहेवियर, इन सब की श्रेणी में ये रखा गया है। ओके, और जो संवैधानिक आधार पर संवैधानिक रूप से उनको हटाने का आधार बन सकता है, ऐसा विपक्षी दलों का ये कहना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो देश के हैं, उनका नाम क्या है इस वक्त? वो नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके चीफ होते हैं, प्रमुख होते हैं। उनका काम क्या होता है? लोकसभा, राज्य विधानसभा, इसके बाद राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराना, उसकी निगरानी करना, चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना, ये सब काम होता है। अब सवाल होगा कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि पहली बार भारत में इस अधिकार का उपयोग विपक्ष ने किया है। तो जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 324 उसका जो 5वां हिस्सा है उसमें निर्वाचन आयोग की स्थापना का जिक्र है और इसमें मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया के बारे में जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होगा। अनुच्छेद 324 जो है ना उसमें निर्वाचन आयोग की स्थापना का जिक्र है और ये 5 जो है उसी में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह इनको हटाने की प्रक्रिया होगी। क्या प्रक्रिया होगी? संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। ओके, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है और जब अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और
उससे पहले नोटिस देना होता है पूरी प्रक्रिया के से पहले। नोटिस में कम से कम लोकसभा के 100 सांसद और राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। और इनको इम्पीच जो है ना वो कैसे किया जा सकता है, यानी पद से हटाया कैसे जा सकता है। जो उस वक्त संसद में जो चुनाव होगा तो सदन में जो सदस्य हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका विशेष बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि सदन की जो कुल संख्या है, एक तो उसका बहुमत हो, प्लस जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 51% वोट आ गया तो इनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। ओके, अब सवाल एक और हो सकता है आपके मन में कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तो ये सारी प्रक्रिया लंबी चौड़ी है, जो बाकी तो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? तो अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल सी है। उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश आवश्यक होती है। मतलब सरकार सीधे नहीं हटा सकती है मुख्य चुनाव आयुक्त की, मतलब ये सरकार जो भेजेगी मुख्य चुनाव आयुक्त के पास और वो इसकी सिफारिश जो है राष्ट्रपति को देंगे और हटा दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात थी जो आपने यहाँ पर जाना। अब आगे बढ़ते हैं, और भारत निर्वाचन आयोग ने, आपको पता होगा कि 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। ठीक है, 15 मार्च को चुनाव आयोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूद थे ज्ञानेश कुमार, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त वो भी मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा कि असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, वहाँ की विधानसभा का चुनाव हम कराने जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ये डिटेल है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल ये जो राज्य है, यहाँ पर टोटल सीटें हैं 294। 2 फेज में ये चुनाव होंगे, कब कब? 23 और 29 अप्रैल को। तमिलनाडु, वहाँ पर जो टोटल सीटें हैं 234 सीट है, और एक फेज में ही होगा, एक ही बार में चुनाव हो जाएगा, और ये इलेक्शन होना है, मतदान होना है 23 अप्रैल को। असम, इस राज्य में 126 विधानसभा की सीटें हैं, और ये एक ही फेज में होगा, और ये 9 अप्रैल को मतदान होंगे वहाँ पर। केरल में 140 सीट है, और एक फेज पे मतदान होगा 9 अप्रैल को। और पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली में विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही पुदुचेरी में भी। तो पुदुचेरी के टोटल जो सीटें हैं वो हैं 30, और एक ही फेज में ये इलेक्शन होना है 9 अप्रैल को, और रिजल्ट आएगा एक ही दिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का 4 मई को। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अनाउंसमेंट चुनाव आयोग के द्वारा ये कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात ये है। ओके, टोटल जो मतदाता होंगे वो 17.4 करोड़ यानी 17 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं, और टोटल जो सीटें हैं वो हैं 824 सीटें। ठीक है, तो 15 मार्च से ही आदर्श आचार संहिता वो लागू हो गई है। तो कहाँ कहाँ पर है ये चुनाव? तो ये देख लीजिए, सबसे ये यहाँ पर एक तो असम में यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल देखिए, यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल में वो कौन है? वो हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस से हैं, यानी टीएमसी से हैं। ठीक है, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एमके स्टालिन हैं। क्लियर हो गई बात। और केरल यहाँ पर है, ये वाला जो है केरल है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पी विजन हैं। और पुदुचेरी की बात करें, पुदुचेरी जो है ना वो कई हिस्सों में बटा हुआ है, उसके 4 जिले 4 जगहों पर है। एक है पुदुचेरी, मेन जो सिटी है वो है यहाँ पर, इस लोकेशन पे है। पुदुचेरी का एक हिस्सा इधर आंध्र प्रदेश के पास में है। ठीक है, फिर एक हिस्सा इधर केरल की तरफ से, एक हिस्सा इस तरफ है, मतलब 1 2 3 4 इतने हिस्सों में ये बटा हुआ है पुदुचेरी। तो वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी, वो AINRC यानी ऑल इंडिया NR कांग्रेस उस पार्टी से हैं वो। ठीक है, तो अब देखना होगा कि ये जो इलेक्शन होगा उसमें कौन से मुख्यमंत्री बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस 2026 में कब मनाएगा? वर्ष 2026 में
आंसर का 12 मार्च को मनाया गया। और ये कब मनाया जाता है? हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार की जो थीम है वो है सभी के लिए किडनी का स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, धरती की सुरक्षा। ठीक है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट, ये है थीम इस बार की। और इस बार जो है ना वो 2026 में 12 मार्च को ये दिवस आयोजित किया गया है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2006 में हुई थी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन उसके द्वारा। किडनी जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी अंग महत्वपूर्ण है। और आपको हैरानी होगी कि छोटा सा अंग है जो रोजाना खून की 1/4 हिस्से को छानता है या कहें साफ करता है, फालतू पानी तरल पदार्थ को बाहर निकालता है, जहरीले और गंदे पदार्थों को बाहर निकालता है। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो बॉडी में पानी की जो है ना उपलब्धता रहे, उसका भी काम वो मैकेनिज्म का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आपको बताऊं कि शार्प लर्निंग ऐप है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ ऐप, वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे भी फ्री वाला ऑप्शन में डेली का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप अगर मंथली, वीकली, मंथली, क्वार्टर, ईयरली ये सब पीडीएफ चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, वीडियोस चाहते हैं, तो वो सब आप शार्प लर्निंग ऐप पर मेंबरशिप के जरिए ले सकते हैं। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा ISPSS मेंबरशिप प्लान है। इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं और अगले 1 साल तक की तैयारी का पूरा सब कुछ मिलता है। टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पीडीएफ भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो हालांकि आपको यूट्यूब पर मिल जाता है, लेकिन पीडीएफ और मॉक टेस्ट जो है ना वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब कुछ आपको मिलेगा शार्प लर्निंग ऐप पर। तो देख सकते हैं आप, बहुत मामूली सा प्राइस से परचेज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे कि पिछले 2-3 दिन वीडियो नहीं आया। हाँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन था और मैंने पिछले वीडियो में इसकी घोषणा भी कर दी थी कि अगले 2-3 दिन वीडियो नहीं आएगा। तो कुछ ज़रूरतें हमारी भी होती हैं, तो इस वजह से वीडियो नहीं आया था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा हर जुबान पर है, जो ईरान का जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, उस पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ईरान युद्ध के संदर्भ में अमेरिकी रक्षा मंत्री, या कहें उसको वार मिनिस्टर कह सकते हैं या वार सेक्रेटरी कह सकते हैं, तो उनके द्वारा एक शब्द का प्रयोग किया गया, नो क्वार्टर। तो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है। और इस शब्द का क्या मतलब है, क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा यहाँ पर शत्रु सैनिकों को मार डालना, किसी को युद्धबंदी न बनाना। ठीक है, और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। द हिंदू ने एक्सप्लेनर भी जारी किया है, कंटेंट एक्सप्लेन्ड व्हाट डज नो क्वार्टर मीन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर पूरी दुनिया में मतलब चर्चा हो रही है कि अमेरिका युद्ध को किस ओर लेता जा रहा है। ठीक है, तो वॉर सेक्रेटरी ने, जो वहाँ के हैं या कहें वार मिनिस्टर, दरअसल अमेरिका में ना मंत्री नाम नहीं होता है, मंत्री पद नहीं होता, वहाँ सेक्रेटरी होता है और वही भारत के मंत्री के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कही है और कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये जो शब्द है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यानी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, उसके संदर्भ में अत्यंत गंभीर है, क्योंकि इसका अर्थ युद्ध अपराध एक तरह से होगा। युद्ध में कैदियों को ना लेना और उसको मार डालने से जुड़ा हुआ है और आधुनिक कूटनीति और सैन्य भाषा में ये बहुत ही संवेदनशील ये शब्द माना जाता है। तो नो क्वार्टर, इसका मतलब क्या हुआ? जैसा मैंने इसमें बताया कि युद्ध में जो दुश्मन के सैनिक हैं उनको कैदी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनको मार डाला जाएगा। अर्थात हुआ कि कोई भी सैनिक अगर आत्मसमर्पण भी करता है तो उसको जीवन दान नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको मार डाला जाएगा। दुश्मन को जीवित रहने नहीं देना है, ये है नो क्वार्टर का मतलब। क्वार्टर मतलब होता है कि कैदी बनाना, दुश्मन के सैनिकों को जीवित रहने देना। नो क्वार्टर मतलब दया नहीं दिखाना, कोई कैद में नहीं रखना। ठीक है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो कैसे हुई थी? क्वार्टर से हुई थी। क्वार्टर जो आपके यहाँ होता है ना, सरकारी क्वार्टर होते हैं। तो पुराने युद्ध के समय में क्या होता था कि युद्ध के बाद जो पकड़े गए सैनिक होते हैं
उनको रहने के लिए जगह दी जाती थी, उसको क्वार्टर्स कहा जाता था। और अगर कमांडर कह दे कि नो क्वार्टर, इसका मतलब होता था कि रहने का कोई जगह नहीं है, सीधे दुश्मन को मार दिया जाए, जिसको भी पकड़ा गया है उन सबको। ठीक है, तो ये है मतलब कि कोई समझौता नहीं करना है। इतिहास में नो क्वार्टर शब्द का यूज हुआ है। यूरोपीय मध्यकालीन युद्ध के दौरान भी 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक यूरोप में किलों की घेरबंदी ये सब होने पर नो क्वार्टर कर देते थे। यहाँ तक कि अगर युद्धों में लाल झंडा फहरा दिया गया, यानी ब्लडी फ्लैग फहरा दिया गया, जिसका मतलब होता था कि दुश्मन पर कोई दया नहीं दिखानी है। ठीक है, अगर हम चर्चा करें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में नो क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर द हेग, मतलब हेग कन्वेंशन है युद्धों को लेकर। 1907 में ये कन्वेंशन हुआ था, और उसके अनुसार ये नो क्वार्टर जो शब्द है ना वो निषिद्ध है, मतलब उसका आप उसको लागू नहीं कर सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बना हुआ है, उसमें यह है कि दुश्मन सैनिक अगर आत्मसमर्पण करे या घायल हो या लड़ने में असमर्थ हो तो उसको मारना युद्ध अपराध कहलाता है, यानी वॉर क्राइम कहलाता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है ना, रेड क्रॉस, उसके अनुसार नो क्वार्टर का अर्थ है जीवित नहीं बचेगा कोई भी, और ये युद्ध की वैध पद्धति नहीं है। इसका आदेश देना धमकी देने के बराबर, मतलब ये इस तरह का आदेश देना ना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में प्रतिबंध है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ये जो है ना वो आदेश दिया है। अब आप देखिए कि पिछले दिनों भारत की सीमा से जैसे ही निकला ईरान का युद्धपोत देना नाम था, उसमें बहुत ज़्यादा हथियार भी नहीं थे, क्योंकि वो जो भारत में आयोजित था युद्धाभ्यास उसमें हिस्सा लेने आया था मिलान में, और वो एक तरह से निहत्थे थे सैनिक, और उनको मार डाला गया। और उनको मारने के दौरान बचाने, उनमें जो नौसैनिक थे उनको बचाने की कोशिश नहीं की गई। तो इसको भी एक तरह से नो क्वार्टर कहा जा रहा है। बचाने का काम बहुत सारे वो श्रीलंका की नेवी ने किया, और इस दौरान करीब 80 से ज़्यादा जो नौसैनिक थे ईरान के वो मारे गए। ठीक है, तो फिलहाल की जो स्थिति है बहुत मतलब कंट्रोल से बाहर है अमेरिका के, क्योंकि ईरान ने पूरा ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, और यहाँ अब अमेरिका इसमें फंस गया है। अमेरिका बहुत परेशान है, इजराइल बहुत परेशान है, इजराइल के हथियार काफ़ी कुछ खत्म हो गए हैं। अमेरिका के जो अपने डिफेंस सिस्टम है उसमें जो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, थाड है, पेट्रियोट है, इसके अलावा और सारे जो सिस्टम है उसके रडार ध्वस्त हो गए हैं, उसके मिसाइलें कम हो गई हैं। तो अब उनके पास केवल और केवल अमेरिका को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बचा हुआ है। ऐसे में अब अमेरिका अलबलास आ गया है, वो जो चाहे वो बक रहा है और नो क्वार्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका द्वारा जिस खर्ग आइलैंड यानी खर्ग द्वीप उस पर मार्च में सैन्य हमला किया गया वह किस देश का हिस्सा है? आंसर क्या होगा? ईरान। ईरान का ये हिस्सा है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि हमने हमला किया वहाँ पर। एक बार हम देखें कहाँ पर है ये खर्ग द्वीप, खर्ग आइलैंड, जिसकी काफ़ी चर्चा यहाँ पर हो रही है। वो खर्ग आइलैंड जो ना वो इस लोकेशन पे है, ये इस जगह पर बताया जाता है कि यहाँ पर है। ठीक है, ये खर्ग आइलैंड, और ईरान का 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो इसी द्वीप से किया जाता है, इसी आइलैंड से किया जाता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मार्च को ये कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर स्थित जो सैन्य ठिकाने हैं उसको नष्ट कर दिया है, ऐसा ऐलान किया है। ठीक है, खर्ग द्वीप जो यहाँ पर है, अगर उसको देखना चाहते हैं सैटेलाइट मैप के जरिए तो इस तरह का ये दिखता है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि और साथ में अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 90 से अधिक जो सैन्य ठिकाने हैं उन सब पर निशाना बनाएगा। इसमें मिसाइल भंडार, नौसैनिक खदान भंडार, अन्य सैनिक सुविधाएं वहाँ पर है। हालांकि अमेरिका ने एक बात कही कि उसने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर है उसको जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। दरअसल क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि अमेरिका को ये खतरा है कि अगर उसने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनाया खर्ग आइलैंड पर तो क्या होगा?
तो ईरान भी मध्य पूर्व में यानी या पश्चिम एशिया में जो ऑयल के कुएं हैं, रिफाइनरी है, जो सेंटर है, उस पर धुआंधार हमले करेगा और इससे पूरा का पूरा जो ऑयल का सिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, और दुनिया भर में ऑयल को लेकर हाहाकार मच जाएगा। प्राइसेस जो ऑयल के हैं अभी के वक्त में, आज का जो मैं जब ये वीडियो आपको पेश कर रहा हूँ उस वक्त $106 पर बैरल पहुंच चुका है और इसको दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही इसी वक्त। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि खर्ग आइलैंड ये जो है आपने देखा यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण क्यों है ईरान के लिए। और देखिए, तो एक चीज तो बताऊं मैं कि ये फारस की खाड़ी में स्थित है, यानी पर्शियन गल्फ में स्थित है। ईरान का 90% तेल इसी द्वीप से निर्यात होता है। यहाँ पर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ निर्यात का, उत्पादन का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं से निर्यात होता है, यहीं से जाता है अलग अलग देशों में, और सबसे ज़्यादा खरीदार है ईरान के जो क्रूड ऑयल है उसका चाइना। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ना, इसका मतलब हुआ ये जो इस जगह पर हमला करने का कि एक तरह से मतलब ईरान को इशारा दिया गया है कि अगर हमने इसको बर्बाद कर दिया तो आप बेच नहीं पाओगे तेल। लेकिन ईरान भी खड़ा है, कह रहा है कि ठीक है, बर्बाद करोगे तो हम बाकी बर्बाद कर देंगे आपके। तो देखिए, ईरान का जो अधिकांश जो तेल है ना, वो खुजिस्तान प्रांत जो इसका है वहाँ पर और उसके आसपास के क्षेत्र में होता है। ठीक है, और फारस की खाड़ी के इस इलाके में यहाँ पर उत्पादन होता है। और खर्ग द्वीप जो है ना यहाँ पर, ये करीब वहाँ से इसकी जो सीमा है, मतलब इसकी जो जमीनी हिस्सा है और द्वीप के बीच में दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर है। और खर्ग द्वीप को वो एक तरह से ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल करता है ईरान। होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन के जरिए ऑयल पहुँचाया जाता है, बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में जमा किया जाता है, फिर सुपर जो टैंकर जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उसमें लोड करके इसको निर्यात किया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर यहीं से क्यों निर्यात किया जाता है, इधर से इधर से इधर से इधर से क्यों नहीं निर्यात किया जा सकता है। दरअसल क्या है ना कि ये जो पूरा गल्फ ऑफ ओमान देख रहे हैं या गल्फ ऑफ या पर्शियन गल्फ देख रहे हैं, यहाँ ना ज़्यादातर जो समुद्र का पानी है वो उथला है, यानी ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर जहाज को जाना भी है, जहाज को आना है, उसके लिए भी बहुत सकरा रास्ता है, मतलब लाइन से जहाजें आते हैं जाते हैं। अगर वो दाएं बाएं हुए, ठीक है, 1 आध किलोमीटर दाएं या 1 किलोमीटर बाएं हुए, तो उसमें क्या होता है कि वो जहाज फंस सकते हैं, यानी वहाँ पर पानी कम है और नीचे समुद्र के नीचे का जो तल है वो ऊंचा है। ठीक है, तो ऐसे भारी गाद है, तो इसलिए अब ये जो किनारा है ना इसका, वहां पर वो यहां से तेल नहीं बेच सकता है, उसके लिए मुश्किल होती है, इसलिए वो इस्तेमाल करता है खर्ग आइलैंड का। खर्ग आइलैंड जो कि यहाँ पर है वो यहाँ भेजता है। एक और बात बताऊं कि ओमान की खाड़ी में वहां पर जो है ना वो जास्का बंदरगाह है जो कि इस जगह के आसपास है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ भी पाइपलाइन उसने डाला हुआ है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा निर्यात नहीं होता है, बल्कि यहाँ से निर्यात होता है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति है। अमेरिका ने यहाँ हमला तो कर दिया, और एक और बात तो बहुत बेकार सी बात कही ट्रंप ने कहा कि हमने तो अपने मौज के लिए यहाँ पर हमला किया। तुम्हारी मौज के चक्कर में पूरी दुनिया परेशान हो रही है, और अमेरिका में खुद ट्रंप को कहा जा रहा है कि तुमने क्या कर डाला, ये बर्बाद कर दिया अमेरिका को भी, मतलब जो उसकी इज्जत थी दुनिया में वो खत्म कर दी। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इंडियन वेल्स ओपन 2026 या कहें BNP परिबस ओपन, वो जो टूर्नामेंट है उसका पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स किसने जीता है? आंसर होगा जेनिक सिनर। ठीक है, इटली के हैं जेनिक सिनर, उन्होंने ये खिताब जीता है। रूस के जो ब्रदर्स मेदवेदेव हैं उनको हराकर ये जीता है, और ये जो फोटोग्राफ है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इंडियन वेल्स ओपन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्रमुख इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है, हर साल इंडियन वेल्स में
आयोजित किया जाता है। आधिकारिक नाम वैसे बीएनपी परिबास ओपन है। ये बीएनपी जो नाम है ना, फ्रेंच नेम है। ओके, तो ये जो है ना वो यहाँ पर इंडियन वेल्स नाम से आप भारत से मत कनेक्ट करना, इंडिया से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये अमेरिका का एक शहर है इंडियन वेल्स, वहाँ से नाम से आया है, जहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, दरअसल आपको बताऊं कि पता है ना अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आपको पता ही है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 1492 में जब वो अमेरिका पहुंचा था भारत की खोज करते करते, तो वहाँ जो लोग थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनको उसने इंडियन कहा। और चूंकि लाल रेड कलर जैसा था उनका बदन, तो इसको रेड इंडियन कहा। ठीक है, और वहाँ पर कुएं वगैरह भी थे जिससे पानी निकालते थे वो लोग, तो इसलिए उस जगह का इंडियन वेल्स नाम रख दिया गया। ठीक है, तो इसलिए इंडियन वेल्स कहा जाता है, भारत से कोई इसका नाता नहीं है। हालांकि अब वहाँ के जो मूल निवासी हैं बहुत कम है, उनको अब रेड इंडियन नहीं कहा जाता है, बल्कि मूल निवासी कहा जाता है वहाँ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन वेल्स ओपन 2026 उसका महिला एकल का खिताब की विजेता कौन रही? आंसू का आर्यना सबालेंका। ठीक है, उन्होंने कजाकिस्तान के एलिना रिबाकिना उनको हराया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, इंडियन वेल्स जो है ना उसका दर्जा अच्छा खासा है। ठीक है, जो ग्रैंड स्लैम है उसके बाद इसी का दर्जा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है नदियों की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें। ठीक, नदियाँ सुरक्षित रहेंगी तो लोग भी सुरक्षित रहेंगे, ये है दिवस की जो थीम है वो। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई नमन अवार्ड समारोह 2026 उसमें पॉली उमरीगर पुरस्कार या कहें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का खिताब किसे दिया गया? आंसर शुभमन गिल। शुभमन गिल को ये अवार्ड जो ना वो दिया गया है, और ये रहा फोटोग्राफ उनका। तो ये उन्होंने जो 2023-24 के अंतर्राष्ट्रीय सत्र में जो शानदार प्रदर्शन किया था उसके लिए अवार्ड दिया गया है, दूसरी बार ये अवार्ड मिला है। ठीक है, बीसीसीआई जो है ना, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वो हर साल भारतीय क्रिकेट में जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं उनको नमन अवार्ड देता है। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार किसे मिला? आंसर होगा स्मृति मंधाना। ठीक है, और ये भी उनको 2023-24 के में जो शानदार प्रदर्शन किया उसके लिए दिया गया। और ख़ास बात है, रिकॉर्ड है कि 5वीं बार उनको ये अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का खिताब बीसीसीआई के द्वारा जो नमन अवार्ड है उसमें। ठीक है, कुछ और भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अन्य की तो देखिए कि महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो मिताली राज को दिया गया है। ठीक है, वुमेन्स में। और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को दिया गया और रोजर बिन्नी को दिया गया, इन दोनों पूर्व खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है, और एक गणितीय जो स्थिरांक है पाई उसी को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन बने हैं? जॉर्ज रसल बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन जो है मेलबर्न में किया गया था, और ये ब्रिटेन के ड्राइवर हैं जॉर्ज रसल, जो कि मर्सिडीज चलाते हैं, तो उन्होंने ये जीता है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है किम एंटोनेली ने, वो भी मर्सिडीज चलाते हैं। ठीक है, मर्सिडीज के ड्राइवर जो जॉर्ज रसल भी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? क्या होगा आंसर इसका? शैलेश कुमार ने जीता है। हाई जंप में उन्होंने 1.84 मीटर लंबी छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। न्यू दिल्ली में ये आयोजन किया गया था।
ओके, पैरा मतलब क्या हुआ, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए स्पेशल स्पोर्ट्स होता है वो। अब क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, और ये खुशी की बात है कि जो क्वालिफायर जो हैदराबाद में आयोजन किया गया था, क्वालिफाइंग जो टूर्नामेंट था, उसमें भारत ने अच्छा स्कोर प्राप्त किया। और क्वालिफायर का जो सेमीफाइनल था उससे पहले ही ये डिसाइड हो गया कि भारत को जो पॉइंट्स मिले हैं उसके मुताबिक वो वर्ल्ड जो हॉकी कप है 2026 उसमें भारत ने क्वालिफाई कर लिया है, इंडियन वुमेन टीम ने। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्पेशल वीडियो में टॉपिक पे इवनिंग को। ओके, और मॉर्निंग को कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।